जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने आउटलाइंस लिख ली अपनी। आपने कितने मिनट लगाए? 10 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट, 35 मिनट आपके ये लग गया है। अब आपके पास 85 मिनट्स हैं। इसमें से आपने 70 मिनट्स यानी 1 घंटा और 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर अब आपने अपने ऐसे मुकम्मल करना है। आउटलाइंस लिख ली। अब आप अपने ऐसे शुरू करने लगे हैं। आउटलाइन के बाद अगले पेज पे जाएं, वहां पे यही लिखेंगे आप ऐसे, वही आप इंट्रोडक्शन। 1500 वर्ड्स का ऐसे होगा ना, 1500 वर्ड्स का। जी बेटा, आपने क्वेश्चन, मैं इस पे नहीं जाता, उसने आपके वर्ड्स गिनने नहीं है, काउंट नहीं करने बेटा। लेकिन आप 700 लिख दें वर्ड्स या 1400 वर्ड्स लिख दें, मैं कभी भी क्वांटिटी की तरफ नहीं गया बेटा। आपसे वो बात शेयर करूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई की है, वो बात नहीं करूंगा जो बुकिश है और वो एक्सपीरियंस नहीं है। बुकिश बात नहीं करनी, हमेशा बेटा क्वालिटी की तरफ जाना है। उसकी तरफ से कदगन हो सकती है कि कम से कम 1500 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। कोशिश करें कि आगे अपने ऐसे को ऐसे एक्सपेंड करें। 1500 ना हो, 1200 हो जाए, 1000 हो जाए, कोई मसला नहीं। इस चीज को माइंड से निकाल दें आप। मैंने ऐसे भी, मेरे दोस्त हैं 500 वर्ड का सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर ऐसे लिख के आए हैं। हालांकि कदगन होती है कि 2500 वर्ड्स लिखें, 1500 लिखें, वहां पे रेस्टोरेंट्स होती हैं। 500 वर्ड्स का अपना ऐसे लिख के आए हैं और उनका ऐसे पास हुआ है। सो लर्न क्या किया हमने कि पीपीएससी या एफपीएससी का जो एग्जामिनर है वो बेटा क्वांटिटी की तरफ नहीं जाता, कभी भी क्वांटिटी की तरफ, वो क्वालिटी की तरफ जाता है। अगर आपने मेरे ये 5 उसूल याद रख लें, प्रेजेंटेशन अच्छी, ग्रामेटिकल ब्लंडर्स नहीं है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं है, रिपीट नहीं करने वर्ड्स, लाइक अब्सेंस ऑफ एजुकेशन मिसाल के तौर पर। अब अगला जो वर्ड आपने अब्सेंस का नहीं लिखना, कोशिश करेगा नॉन अवेलेबिलिटी लिख ले, लैक ऑफ लिख ले, कोई इस तरह का वर्ड आए। अब आपने उसको शो करवाना है कि मेरे पास जखीरा अल्फाज की कमी नहीं है। वो यही आपसे चाहता है कि आप इस तरह के बन के उसके सामने आए। सो आपका जो पॉइंट था 1500 वर्ड्स वाला, मैं उसको किल कर रहा हूं कि आपने हवास बाख्ता नहीं होना कि यार 1500 वर्ड्स नहीं हुए मेरे। 1500 वर्ड्स करते करते आप अपना ऐसे ही अधूरा छोड़ दें तो क्या हेल्दी मैसेज देगा? नहीं। आपने मुनज्जम तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, सियानों की तरह इंटेलिजेंटली, वाइजली टाइम को पहले डिवाइड करना है कंपार्टमेंट्स में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास 1 घंटा 10 मिनट है और अपना आप ऐसे शुरू कर रहे हैं। 1 घंटा 10 मिनट का जो फैक्टर है वो हर लाइन में आपके सामने होना चाहिए। यहां से अब आप अपने ऐसे शुरू कर रहे हैं और आपने कोई आउटलाइन नहीं देनी। यहां से आप अपना ऐसे शुरू करें, ये यहां से ऐसे शुरू करिएगा और ऐसे यहां पीछे, ये देखो आप यहां से शुरू कर रहे हैं तो आपने यहां शुरू किया है तो इसको वापस यहां पे लेके आइएगा। दूसरी लाइन आपकी यहां पे गई बेटा, ये देखें अब ये चीज चल रही है। ये टॉपिक सेंटेंस जो होता है उसका बता दीजिए। जो पैराग्राफ हमने स्टार्ट करना है वो हम आउटलाइन की एज इज, जो हमारी हेडिंग है उठा के पहले हम उसी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे ना? नहीं बेटा, पैराग्राफ जो बेटा नहीं। अब आपने आउटलाइंस पीछे लिख ली हैं, अब आप मेन अपने ऐसे की तरफ आ गए हैं। आपने सिर्फ ऊपर यही लिखा वर्ड ऐसे, कोई यहां पे टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है। आपका टॉपिक पीछे आ गया है, इंट्रोडक्शन पीछे आ गया है। यहां पे बेटा आप अपने ऐसे शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कोई भी वर्ड दे दें। मैंने जिस तरह बताया कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपने लिखना है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले। उसकी क्या बेटा? इंपॉर्टेंस। ये है आपका ऐसे, यहां पे चला, यहां पे आपने खत्म कर दिया इसको। एक बेहतरीन ये ना हो कि ये लाइन यहां पे आ रही है और दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे,
एक बेहतरीन चीज आए आपके सामने दोनों साइडों पे, ये इस तरह, ठीक है। और इसके अंदर देखें, अब आपने चीजों को ग्लोबली शुरू किया, इंपॉर्टेंस के एतबार से दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज ने इस चीज को सबसे पहले हिट किया, और फिर रीजनली आ जाए, हमारे इस रीजन के अंदर भी वही ममालिक जो है ना वो तरक्की की मिराज तक पहुंचे जिन्होंने इस मसले पर काबू पाया। इस मसले से ये मसाइल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं और उससे ये असरात पैदा हुए हैं। यानी ये मसला इन मसाइल की वजूहात की बुनियाद पर पैदा हुआ, उससे ये मसाइल ने जन्म लिया और फिर उससे ये इंपैक्ट क्रिएट हुआ। और अगर हम इन चीजों को फॉलो कर लें तो इस मसले की शिद्दत को कम किया जा सकता है या इसको रूट आउट किया जा सकता है। यहां पे लिख के, अब ये आप इसके अंदर आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी आ गई है, वही चीज जो आपने पीछे लिखी थी, यहां पे दरमियान में वो थीसिस स्टेटमेंट आ गई। अब इन दिस ऐसे कॉमा फर्स्टली आई वुड पिन पॉइंट मेजर कॉजेज ऑफ जो भी आगे मसला है, then shift the repercussions of the issue caused for society as a whole and finally I would offer some viable recommendations to root out this menace फॉर दी सोसाइटी, फुल स्टॉप। ये आपकी आखिरी लाइन होगी इंट्रोडक्शन की। यानी अब आप स्विच कर रहे हैं किसकी तरफ बेटा, कॉजेज की तरफ, रिपरकशंस की तरफ। यानी जो यहां पे आपने स्टांस लिया है इंट्रोडक्शन के अंदर और एंड पे आपने बता दिया कि इस स्टांस की जो कॉजेज है अब मैं वो लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं उसकी रिपरकशंस पे शिफ्ट हो जाऊंगा और एंड पे मैं ऑफर करूंगा सम वायबल रिकमेंडेशन टू रूट आउट दिस मेनेस फ्रॉम द सोसाइटी। अब यहां पे आके फुल स्टॉप और अब आपने लिखना है कॉजेज। एक बेटा मोटी आउटलाइन दे देनी है कॉजेज ऑफ जो भी है, ये आपकी आउटलाइन आएगी यहां पे, ऐसे अंडरलाइन कर लेना है और आपने मार्कर बंद करके साइड पे रख दिया, पॉइंटर साइड पे रख दिया। अब कोई नंबरिंग नहीं करनी। अब जो आप फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली अब आप कागज लिख रहे हैं, वही सीक्वेंस जो आपकी आउटलाइंस के अंदर दी हुई है। पहली काज जो लिखी यहां पे वो आएगी पैराग्राफ की शक्ल में, आउटलाइन नहीं। अब आउटलाइन आपने बस एक दे दी है, उसका पैराग्राफ की शक्ल में वो चीज चलेगी, चार वो आउटलाइन काजेज की। उसके बाद फिर आपने आउटलाइन बनानी है रेपरकशंस, ऐसे आउटलाइन कर लिया अंडरलाइन, और वैसे ही वो फिर आगे रिकमेंडेशन, वायबल रिकमेंडेशन, इसको भी अंडरलाइन कर लिया और आखिर में आपको कंक्लूजन। यहां पे बेटा दो चीजें हैं, दो नैरेटिव पाए जाते हैं। बाज लोग कहते हैं कि अब जब आपने आउटलाइन पीछे लिख ली है, यहां पे कॉज लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा यहां पे थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। मैं ये कहता हूं कि आपकी पूरी यहां पे बॉडी बन रही है ऐसे की, तो उसको आइडिया नहीं होगा कि कॉजेज कहां से शुरू हो रही हैं, रेपरकशंस कहां से शुरू हो रही हैं और वायबल रिकमेंडेशन कहां से शुरू हो रही हैं। हल्का सा उसको टच दे दिया जाए ताकि वो देखता जाए। अब जो आउटलाइंस आपने पीछे अपने सीक्वेंस से आप पैराग्राफ की शक्ल में चल रहे हैं,
नए पैरे बन रहे हैं ना, तो हर पैरे के शुरू में बेटा ऐसे जरूर लिखिएगा। जो आप 3 लाइनों का एक पैराग्राफ, दूसरा पैरा बनाया, दूसरी काज, तीसरी काज, चौथी काज, उसके शुरू में मैं ही ऐसे लिखता हूं। या आप देखें कि ये पॉइंट तो बुलेट तो मैंने काजेस के शुरू में लिखी है ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, तो मैं यहां पे कैसे लिखूं? तो आप इसके शुरू में अगर ऐसे बना दिए तो बाकी जो दूसरा पैरा वो ऐसे कर दें बस। यहां से पैराग्राफ नजर आ रहे हैं। यानी जितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन होगी उतना ही वो कन्विंस होगा। वही आपने ब्लंडर्स नहीं करने, वो जो मैंने आपको बताया, ग्रामेटिकल ब्लंडर नहीं करना, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपके आइडियाज की मैच्योरिटी उसे नजर आए, बच्चों की तरह ना चले वो। एंड पे कंक्लूड करना है आपने ऐसे। अगर आपका ऐसे कंक्लूड नहीं है तो बेटा आपने सौदा महंगा किया है, याद रखिएगा। ऐसे को अधूरा नहीं छोड़ना, थोड़ा लिख लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट सामने रखिएगा। जो लोग 1500 वर्ड्स के पीछे पड़ जाएंगे, हो सकता है कि वो अपने ऐसे को कंप्लीट ना कर सकें। आपने टाइम मैनेजमेंट के फैक्टर को सामने रखते हुए जो मैंने आपको सीक्वेंस दी है, यह सीक्वेंस सामने रखिएगा। ठीक है, इस तरह करके इंशाल्लाह आपका ऐसे होगा। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमने पहले किए, लाइक क्लाइमेट चेंज कॉजेज ग्लोबल इंपैक्ट्स, पाकिस्तान वल्नरेबिलिटीज एंड द वे फॉरवर्ड। इस बच्चे ने बड़ा जबरदस्त लिखा है, 2-3 जगह पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो मैंने फिर भी उसको पास किया है कि उसकी मैच्योरिटी ऑफ आइडिया बड़ी जबरदस्त है, वो सेट कर लेगा इस चीज को। थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले उसने दी है, देखो आउटलाइन बनाई, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट को बेटा इन्वर्टेड कॉमास में बंद करिएगा। ये आपका नैरेटिव है, जो चीज आप नरेट करना जा रहे हैं बेटा, ये वही चीज है, इसको आपने मिस नहीं करना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है बेटा। इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है। इसने लिखा पाकिस्तान फेसेस मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बट थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज एंड सस्टेनेबल पॉलिसीज द क्राइसिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर रेजिलियंस एंड ग्रोथ। इसने इस चीज की ये स्टेटमेंट दी, अपनी नैरेटिव ये बनाया कि पाकिस्तान मल्टी डायमेंशनल किस्म के चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस कर रहा है, लेकिन इसको एक ग्रोथ और रेजिलियंस की अपॉर्चुनिटी समझते हुए इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इस क्राइसिस को। ये इसने जान दे दी। आगे उसने कहा डिफाइन द क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब बेटा आपने यहां पे एक आउटलाइन बनाई है, डिफाइनिंग द क्लाइमेट चेंज। बेटा क्लाइमेट चेंज को डिफाइन नहीं करना, वो आपसे एक बच्चे की शक्ल में बात नहीं कर रहा कि आपको पता ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। नहीं, इससे बात बहुत आगे निकल गई है बेटा। लाइक जमहूरियत पे ऐसे आ जाए, टेररिज्म पे ऐसे आ जाए, सोशल इशू पे ऐसे आ जाए, आप पहले उसको डिफाइन करना शुरू कर देंगे। नो, हिट द टॉपिक वेरी डायरेक्टली। ये उसूल हमें पढ़ाया गया था, आपको मैं अमानतन दे दी है। हिट द टॉपिक वेरी डायरेक्टली, डिफाइन शफाइन के चक्रों में नहीं पढ़ना, डिफाइन नहीं करना। उसको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। अब आपने लिखा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। गुड, आपने ऊपर लिखा कि हाँ इश्यूज हैं, डायमेंशनल चैलेंजेस हैं। अब आपने लिखा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग ग्लोबल कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इमिशंस, ग्लोबल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज नाउअडेज। फिर आगे ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कोशिश करें कि जहां पे आउटलाइंस के अंदर ग्लोबल इंपैक्ट्स लिखे हैं ना, आउटलाइन आपने मेजर आउटलाइन दी है, अब इसकी सब हेडिंग्स 2-3 बना दें कि ग्लोबल इंपैक्ट्स इसके क्या हैं, 1-2-3 वो लिख दें। उसके बाद बेटा ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, बाकी ये 2-3 वो भी लिख दें, आउटलाइन इसके अंदर ही लिख दें, ताकि आउटलाइन को पढ़ के उसे एहसास हो जाए कि क्या बात हो रही है। आगे पाकिस्तान एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, उसके बाद नेशनल अडेप्टेशन
प्लान, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद ग्लेशियर, लेक, आउटबर्स्ट फ्लड प्रोजेक्ट, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, उसके बाद व्हाट आर द मेन वेज फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेंथन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसिशन, इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, एक्सपेंड फॉरेस्ट ओवर, आगे जो भी है, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपरेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, invest in urban planning and green cities, enhance climate governance and policy implementation, increase public awareness and community engagement, mobilize international community for climate finance और conclusion। ठीक है। अच्छा, जब एक और चीज बताऊं माइंड में आ गई है, कंक्लूजन के अंदर भी जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट के अंदर वो बात आपने बताई कि जी मैं ये लाइन ले रहा हूं, इसने जैसा थीसिस स्टेटमेंट, अब कंक्लूजन के अंदर भी यहां पे लिख दें कि सो वन कैन एस्टेब्लिश दिस फैक्ट दैट, आगे वही चीजें लिख लें, नथिंग इज मोर लॉजिकल देन द बिलीव दैट। लाइक मैंने अपना एक ऐसे लिखा था, वो आया था इस पे रूल ऑफ लॉ पे, रूल ऑफ लॉ हमारा आज का टॉपिक भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम, उसके अंदर बेटा ये आया कि रूल ऑफ लॉ पे जस्ट आप ऐसे लिखें। तो मैंने कहा कि नोबॉडी इज अबव द लॉ, ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट थी, नोबॉडी इज अबव द लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर दिया। इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट के अंदर भी ये लिखा, और सेम वर्ड आपने एडिटोरियल पेजेस पढ़े होंगे मुख्तलिफ कॉलम निगारों के, हारून रशीद लिखता है जो उसने अपनी 1.5 लाइन की सतर इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी है, उसको फिर उसने एस्टेब्लिश किया रीजंस के साथ, लॉजिक के साथ, और एंड पे कंक्लूजन में आखिरी रिमार्क्स भी उसके वही होते हैं जो इंट्रोडक्शन में उसने दिए होते हैं, पहली 2 सतरें या 1.5 सतर दी होती है। सो आपने भी ऐसे ही करना है, कंक्लूजन ऐसे खाली नहीं पेज छोड़ देना, आउटलाइन लिखी कंक्लूजन की, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में दरमियान में करके खूबसूरत तरीके से। याद रखिएगा ये जिन चीजों को आप हाईलाइट कर रहे हैं उनके अंदर ग्रामेटिकल ब्लंडर ना हो, बेहतरीन तरीके, यानी आप ये तो कह रहे हैं कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं बुलेट लगा रहा हूं, एरो लगा रहा हूं, कम से कम पेपर चेकर की इस पे नजर तो पड़े, तो अगर उसमें कोई गलती आ गई तो फिर तो आप पकड़े गए। सो ऐसे करके फिर आपने इसने अपने ऐसे को आगे चलाया है, यहां पे इसने ऐसे की आउटलाइन देनी है, वो मिस कर गया है। बेहतरीन इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, बेहतरीन इसने आगे काजेस रिपरकशन दी हैं, जबरदस्त करके इसने चलाया है। इसने ये जो आप ऐसे लिखा है ना, इसने नई बात की, काजेस की, रिपरकशंस की, वायबल सॉल्यूशन की। तो कोशिश करिएगा, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मार्कर का यूज करें, तो ये वर्ड्स ना लिखिएगा, काजेस का, रिपरकशन का, वायबल सजेशन का, कंक्लूजन का, जस्ट अंडरलाइन कर दी। जहां से आपकी काजेस शुरू हुई है, 4 काजें लिखी हैं, पहली काज जहां शुरू की है वहां पे आपने एरो लगा देना है, फिर आपने रिपरकशंस पे एक एरो लगा देना है ताकि आपके पास टाइम की बचत हो। सो इस तरह बेटा आपने ऐसे को कंक्लूड करना है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ऐसे है रिफॉर्म इन जुडिशियल सिस्टम। इस बच्ची ने बड़ा प्यारा लिखा है, इंट्रोडक्शन में दिया है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड इसने यूज नहीं किया और ना ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किया है। और दूसरा ये देखें कि बेटा आप ओवर राइटिंग कर रही हैं, ओवर राइटिंग नहीं करनी, बेहतरीन तरीके से आउटलाइन बनानी है। ये बार बार देखो ना, उसको समझ आ रही है कि जी ये जो है ना सेकंड थॉट्स हैं इसकी सारी चीजें। तो बेटा इन चीजों से बचिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। ऐसे ही एक बच्चे ने डेमोक्रेसी का मुझे शेयर किया, अब ये भी लिख रहा है व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये बच्चे वाली बात नहीं करनी, चाइल्डिश बात नहीं करनी। मैं अपने ऐसे के अंदर आपको जो भेजता हूं उसमें बात चीजें इस तरह की होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। आपको पता ही ना, आप बात उस पर कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपको डेफिनेशन भी भेज देता हूं व्हाट इज द इशू, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन आपने अपने ऐसे के अंदर इस तरह की बेसिक चीजें नहीं लिखनी, हिट द टॉपिक वेरी डायरेक्टली, कोई डेफिनेशन नहीं। हमें पढ़ाया गया था, वो कहता है अगर डेमोक्रेसी पे आ जाए तो लिखना शुरू कर दें कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये नहीं लिखना।
ऐसे ही ना डेमोक्रेसी पे, ना क्लाइमेट चेंज पे, ना पॉवर्टी पे, ना टेररिज्म पे, उसकी डेफिनेशनों के चक्रों में नहीं पढ़ना। उसको पता है और कि आपको पता है। सो ये बड़ी अच्छी आउटलाइन इसने लिखी है, ठीक है। इसको मजीद स्ट्रेंथन करिएगा, कल मैं आपको अच्छे तरीके से ये भी भेज दूंगा वापस। सो अब हम ऐसे का आगाज करते हैं जो हमने आज आपके सामने डिस्कस करना था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम को बात करते हैं उस पर।